Hey students, welcome to BBA Simplified by Dr. Vinki Sharma. Marathon class on income tax law and practice. We will start today. Unit 1 से हम start करेंगे basic concepts of income tax. So students, आज हम BBA 306 का जो Unit 1 है which is on basic concepts of income tax उसकी बात करते हैं. तो income tax is a direct tax जो कि central government लगाती है. राइट इसका जो मेन लॉ है वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है और इस टैक्स का ऑब्जेक्टिव सिर्फ रेवेन्यू कलेक्ट करना नहीं है बल्कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इनकम इक्वालिटी को रिड्यूस करना भी है. ये सारे ऑब्जेक्टिव्स आपको समझ में आने चाहिए. रेवेन्यू जनरेशन के साथ साथ हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इनइक्वालिटी को भी रिड्यूस करना होता है. इसी के लिए हम इनकम के ऊपर टैक्स लगाते हैं. किसी की इनकम ज़्यादा होती है, किसी की इनकम कम होती है. ये टैक्स लगाने से हम इनइक्वालिटी को रिड्यूस करते हैं और इनकम के हिसाब से ही टैक्स लगाया जाता है. अब बात करते हैं हम मीनिंग ऑफ इनकम की. इनकम टैक्स के सेक्शन 224 के अकॉर्डिंग इनकम का मीनिंग होता है इंक्लूसिव और एग्जॉस्टिव नहीं. राइट इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारी सैलरी, वेजेस, प्रॉफिट्स, कैपिटल गेन, डिविडेंड, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन या कोई भी तरीके की रिसीट. राइट ये सब हमारे इनकम का ही पार्ट होता है. तो सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि जो भी लीगल रिसीप्ट आपको मिले वो आपका इनकम हो सकती है. तो इनकम जो है वो इंक्लूसिव होता है और एग्जॉस्टिव नहीं होता है. राइट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा एग्रीकल्चर इनकम का विच इज सेक्शन 21A. एग्रीकल्चर इनकम का मतलब होता है या तो एग्रीकल्चर लैंड से रेंट या रेवेन्यू या फिर फार्मिंग एक्टिविटीज से इनकम. तो हम रेंट, रेवेन्यू, एग्रीकल्चर लैंड जो कि इंडिया में हो, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल ऑपरेशन और इनकम फ्रॉम फार्म बिल्डिंग, ये हमारी इनकम्स और रेवेन्यूज हमारी एग्जेम्प्ट होती हैं. अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखना है कि एग्रीकल्चरल इनकम सिर्फ तब एग्जेम्प्ट होती है जब हमारी लैंड इंडिया में हो, जो हमारी, इसीलिए हमने यहाँ पे हाईलाइट किया लैंड इन इंडिया. जो हमारी फॉरेन एग्रीकल्चरल इनकम होती है वो हमेशा टैक्सेबल होती है. तो एग्रीकल्चरल लैंड मस्ट बी इन इंडिया. राइट अब करते हैं हम बात कैजुअल इनकम की. कैजुअल इनकम का मतलब होता है लॉटरी जीतना, गैम्बलिंग, कार्ड गेम्स, क्रॉसवर्ड पजल्स या हॉर्स रेसिंग से इनकम. ये इनकम हमारी फुल्ली टैक्सेबल होती है और इस पर स्पेशल टैक्स रूल लगता है. इस इनकम पर कोई डिडक्शन अलाउड नहीं होता है. सो देयर इज नो डिडक्शन अलाउड. और जो स्पेशल रेट होता है टैक्स का वो 30% होता है. राइट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा असेसमेंट ईयर का, जिसे हम AY भी कहते हैं. जनरली AY ही बोला जाता है, कई बार एग्जाम में भी AY करके आ जाता है. सो यू शुड नो AY स्टैंड्स फॉर असेसमेंट ईयर. राइट असेसमेंट ईयर वो पीरियड होता है जिसमें प्रीवियस ईयर की इनकम असेस होती है. ये हमेशा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को एंड होता है. जैसे कि अगर आप 2024-25 में इनकम कमा रहे हो तो उसका असेसमेंट ईयर क्या होगा? उसका असेसमेंट ईयर होगा 2025-26. राइट हमेशा 12 महीने का होता है. स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से. इनकम अर्नड इन प्रीवियस ईयर इज असेस्ड इन असेसमेंट ईयर. पीवाई इज प्रीवियस ईयर. 24-25 में कमाई हुई इनकम का असेसमेंट होगा 25-26 में. पीवाई भी समझ लेते हैं विच इज प्रीवियस ईयर. प्रीवियस ईयर का मतलब होता है वो फाइनेंशियल ईयर जिसमें इनकम अर्न की जाती है. नॉर्मली ये पीरियड भी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, 1 साल का होता है. तो सिंपल रूल हमें यहाँ पे याद रखना है कि इनकम प्रीवियस ईयर में अर्न होती है और टैक्स असेसमेंट ईयर में पे होता है. इनकम से आप याद रखो प्रीवियस ईयर और टैक्स से आप याद रखो असेसमेंट ईयर. राइट So PY always precedes AY. अब हम पढ़ते हैं ग्रॉस टोटल इनकम या फिर GTI. राइट
ग्रॉस टोटल इनकम का क्या मतलब होता है? इसके अंदर हमारे 5 हेड्स आते हैं। इन 5 हेड्स के जो इनकम होते हैं, उनके अंदर जो भी इनकम आती है, उनका टोटल होता है ग्रॉस टोटल इनकम। ये 5 हेड्स कौन-कौन से हैं? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिज़नेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस। इन पाँचों हेड के अंदर जो भी हमारी इनकम होती है, उनके टोटल को हम ग्रॉस टोटल इनकम कहते हैं। अब टोटल इनकम क्या है? टोटल इनकम का मतलब है ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शंस अकॉर्डिंग टू चैप्टर 6A, राइट? ये जो 6A है उसके अंडर मिलती है, जैसे सेक्शन 80C, 80D, 80E एटसेट्रा, राइट? तो टैक्स इज कैलकुलेटेड ऑन टोटल इनकम। हमारा जो टैक्स होता है वो जीटीए पे नहीं, टोटल इनकम पे कैलकुलेट होता है। ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टैक्स हमेशा टोटल इनकम पर कैलकुलेट होता है, जीटीए पर नहीं होता। देन इज पर्सन। इनकम टैक्स के सेक्शन 231 के अकॉर्डिंग पर्सन का मीनिंग होता है सिर्फ इंडिविजुअल नहीं, बल्कि बहुत सारी चीजें। क्या क्या? पर्सन में इंक्लूड होते हैं इंडिविजुअल, एच यू एफ इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल ज्यूरिडिशियल पर्सन। इसीलिए जब हम टैक्स की बात करते हैं तो टैक्स सिर्फ इंडिविजुअल ही नहीं बल्कि ऑर्गेनाइजेशंस भी पे करती हैं, राइट? नाउ टैक्स इवेशन। अब टैक्स इवेशन क्या है? टैक्स इवेशन का मतलब होता है इलीगल टैक्स बचाना, राइट? इलीगल मेथड ऑफ रिड्यूस द टैक्स। जब हम इलीगल तरीके से टैक्स को बचाते हैं, जैसे इनकम को छुपा के या फेक एक्सपेंसेस दिखा के, राइट? या एक ये जो है हमारा टैक्स इवेजन, ये एक पनिशेबल ऑफेंस होता है और लॉ के अगेंस्ट भी होता है। सो वी शुड नेवर do these kind of unethical things. Then is tax avoidance. अब tax avoidance थोड़ा different concept है। इसमें tax legally कम किया जाता है, लेकिन loopholes का misuse होता है इसके अंदर बहुत ज्यादा। हम tax evasion में फेक इंफॉर्मेशन देके, फेक एक्सपेंसेस को दिखा के टैक्स को इवेड कर रहे थे। टैक्स अवॉइडेंस में हम लीगल तरीके से टैक्स को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये होता एक अनएथिकल मेथड ही है। बहुत सारे लूप होल्स होते हैं जिससे हम लॉ को एक्सप्लॉइट करते हैं। सो ये अलाउड तो होता है, लेकिन हमेशा डिस्करेज भी किया जाता है। ये एक इलीगल नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट इसको बहुत ज्यादा डिस्करेज करती है, राइट? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग का मतलब होता है लॉ के अंदर रहकर एथिकली टैक्स की लाइबिलिटी को कम करना, राइट? जब भी हम 80C के डिडक्शंस लेना होता है, इंश्योरेंस, पीपीएफ, ईएलएसएस में इन्वेस्ट करना, जब भी हम इन सब चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, ठीक है, तो हम प्रॉपर यूज ऑफ डिडक्शंस करते हैं और अपनी एग्जाम्पशंस लेते हैं। इस वाले मेथड को गवर्नमेंट भी एनकरेज करती है। तो टैक्स प्लानिंग जो है वो लीगल है और एनकरेज भी की जाती है। इस यूनिट में कई बार कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं, तो एक बार वो भी देख लेते हैं हम। सबसे पहले हम एक बेसिक न्यूमेरिकल देखते हैं, जिसमें कि क्वेश्चन है हमारा कि मिस्टर ए ने इनकम फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में अर्न की है। आपको बताना है कि प्रीवियस ईयर कौन सा है और असेसमेंट ईयर कौन सा है, राइट? तो स्टूडेंट्स रूल बहुत ही सिंपल है। जिस ईयर इनकम अर्न होती है वो प्रीवियस ईयर होता है और उसके नेक्स्ट ईयर में टैक्स असेस होता है, जिसे हम असेसमेंट ईयर कहते हैं। तो इस केस में हमारा प्रीवियस ईयर हो गया 24-25 और असेसमेंट ईयर हो गया 25-26। इनकम अर्नड इन प्रीवियस ईयर इज असेस्ड इन द इमीडिएट फॉलोइंग असेसमेंट ईयर। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। इसमें हम कहते हैं कि दिस इज ऑन एग्रीकल्चर इनकम, एग्जेम्प्ट है या नहीं है, हमें ये बताना है। तो मिस्टर बी को 2 लाख रुपए एग्रीकल्चर इनकम और 3 लाख रुपए बिजनेस इनकम हुई। सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें हमारी एग्रीकल्चर इनकम इंडिया में अर्न हुई है, इसलिए हमारी ये
कंप्लीटली एग्जेम्प्ट है। यहाँ पे हमें बहुत स्पेसिफिकली लिखा है कि वो इंडिया में अर्न हुई है। तो हमारी ये वाली जो एग्रीकल्चरल इनकम है वो कंप्लीटली एग्जेम्प्टेड है। इसलिए जब हम कैलकुलेशन में सिर्फ बिजनेस इनकम को ही लेंगे, राइट? तो हमारी टोटल इनकम कितनी हो गई? सिर्फ 3 लाख रुपीस। तो याद रखो कि एग्रीकल्चर इनकम जीटीआई का पार्ट नहीं बनती, ओके? क्योंकि ये एग्जेम्प्ट है। तो हमने क्या किया, हमने एग्रीकल्चरल इनकम जो 2 लाख की थी उसको एग्जेम्प्ट कर दिया। तो हमारा जो टोटल इनकम हुई वो कितनी हुई? वो सिर्फ 3 लाख रुपीज हुई, जो कि हमें बिजनेस इनकम से मिली है, क्योंकि ये टैक्सेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैजुअल इनकम का। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि मिस्टर सी ने लॉटरी से 50,000 रुपीज जीते हैं, राइट? सो कैन ही क्लेम द डिडक्शंस? लॉटरी इनकम कैजुअल इनकम होती है, इस पर कोई डिडक्शन अलाउड नहीं होता और ये स्पेशल रेट पर टैक्सेबल होती है, जो कि हमने पढ़ा था कि 30% होता है। तो इसलिए पूरा 50,000 ही टैक्सेबल होगा। कैजुअल इनकम इज फुल्ली टैक्सेबल एट स्पेशल रेट्स, नो डिडक्शंस अलाउड। तो लॉटरी इनकम हमारी ये पूरा का पूरा 50,000 हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। एंड दिस इज वेयर वी फिनिश आवर यूनिट 1। अब हम यूनिट 2 की तरफ चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम यूनिट 2 बेसिस ऑफ चार्ज स्टार्ट कर रहे हैं। इस यूनिट में हम समझेंगे कि किस इनकम पर टैक्स लगता है और किस पर नहीं। इनकम की टैक्सेबिलिटी मेनली डिपेंड करती है स्कोप ऑफ इनकम और रेजिडेंशियल स्टेटस पर, राइट? देखते हैं कि क्या क्या आता है इसमें। सबसे पहली चीज, लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ बेसिस ऑफ चार्ज। इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग हर इनकम टैक्सेबल नहीं होती है। तो टैक्सेबिलिटी हमारी डिपेंड करती है किस किस के ऊपर? ये हमारी डिपेंड करती है रेजिडेंशियल स्टेटस पे, स्कोप ऑफ इनकम पे, नेचर ऑफ इनकम पे। तो हमारी टोटल इनकम का क्या स्कोप है, क्या हमारा रेजिडेंशियल का स्टेटस है, और कितनी हमारी टैक्स लायबिलिटी का डिटर्मिनेशन कैसे होगा, ये सब हमारे टैक्सेबल के अंदर आते हैं। तो टैक्स तभी लगता है जब इनकम लॉ के स्कोप के अंदर आता है, और वो लॉ का स्कोप क्या है? वो ये वाले फोकस है। अब हम बात करते हैं स्कोप ऑफ टोटल इनकम, जो सेक्शन 5 के अंडर डिफाइन होती है। स्कोप का मतलब होता है कि इनकम कहाँ अर्न हुई, कहाँ रिसीव हुई, और पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? इसके अंदर हमारा इंक्लूड होता है इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड। इनकम तब टैक्सेबल होती है जब वो एक्चुअली रिसीव हो या डीम्ड टू बी रिसीव हो। डीम्ड का क्या मतलब होता है? डीम्ड का मतलब होता है लॉ में, लॉ मान लेता है कि इनकम रिसीव हो चुकी है, चाहे एक्चुअली ना भी हुई हो। इसका मतलब होता है डीम्ड। एज पर लॉ इट इज कंसिडर्ड टू बी रिसीव्ड, राइट? नेक्स्ट आता है इनकम अक्रूड और डीम्ड टू अक्रू। अक्रूड इनकम का मतलब होता है इनकम अर्न हो चुकी है, भले ही अभी रिसीव ना हुई हो, जैसे सैलरी आउटस्टैंडिंग या इंटरेस्ट ड्यू, ठीक है? और डीम्ड टू अक्रू का मतलब होता है लॉ अज्यूम करता है कि इनकम इंडिया में अक्रू हुई है, राइट? नेक्स्ट चीज जो इसके अंदर इंक्लूड होता है वो होता है रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसी के बेसिस पर डिसाइड होता है कि पर्सन पर इंडियन इनकम टैक्स लगेगा या ग्लोबल इनकम टैक्स लगेगा, राइट? तो ये तीनों चीजें हमारी स्कोप ऑफ टोटल इनकम के अंडर आती हैं। अभी वी हैव जस्ट अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस, कि ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है और इसी के बेसिस पे डिसाइड होता है कि इंडियन इनकम टैक्स लगेगा या ग्लोबल इनकम टैक्स लगेगा। जब हम टाइप्स की बात करते हैं तो हमारे पास 3 तरीके के रेजिडेंशियल स्टेटस होते हैं। वन इज रेजिडेंट, दूसरा होता है रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, दैट इज RNOR, एंड थर्ड इज नॉन रेजिडेंट। बेसिकली जो हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस है वो डिटरमाइन होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टे इन इंडिया। रेजिडेंट के स्टेटस को हम थोड़ा इलैबोरेट करके समझेंगे, उससे पहले हम समझ लेते हैं कि RNOR स्टेटस और NR स्टेटस क्या होता है। RNOR का मतलब होता है रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। ये वो लोग होते हैं जो टेक्निकली रेजिडेंट तो हैं, लेकिन उनका इंडिया के साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता।
और जो हमारे नॉन रेजिडेंट होते हैं ये वो पर्सन होते हैं जो रेजिडेंट कंडीशंस सैटिस्फाई नहीं करते। तो सिंपल वर्ड्स में जो इंडिया में रिक्वायर्ड डेज तक स्टे नहीं करता है वो नॉन रेजिडेंट हो जाता है। और रेजिडेंशियल स्टेटस या रेजिडेंट कहलाने के लिए जो स्टेटस होता है वो अभी हम अगली स्लाइड में पढ़ते हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस एक इंडिविजुअल का तब माना जाता है कि जब वो इंडिया में कम से कम 182 डेज या उससे ज़्यादा रहा हो, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन है कि वो कम से कम इंडिया में करंट ईयर में 60 डेज से ज़्यादा और पिछले 4 सालों में कम से कम 365 डेज रहा हो, दोनों को मिलाकर, राइट? जब भी इन दोनों में से कोई एक कंडीशन सैटिस्फाई होती है, तो वो पर्सन रेज़िडेंट हो जाता है। तो ये हमारे 3 टाइप्स के रेजिडेंशियल स्टेटस होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टैक्स लायबिलिटी बेस्ड ऑन रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंट पर्सन के लिए टैक्स लायबिलिटी सबसे वाइड होती है, राइट? अगर स्टेटस रेजिडेंट है तो टैक्सेबल इनकम जो है वो ग्लोबल इनकम होगी। रेजिडेंट पर जो टैक्स लगता है वो ग्लोबल इनकम पर, चाहे इनकम इंडिया में अर्न हुई हो या फॉरेन कंट्री में अर्न हुई हो, तो भी उसकी टोटल इनकम के ऊपर टैक्स लगता है। आरएनओआर की जब हम बात करते हैं तो इस केस में इंडिया में अर्न हुई इनकम पर और वो फॉरेन इनकम जो इंडिया से कंट्रोल होती हो, बाकी फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं होती। तो या तो इंडिया में हुई हुई अर्न करी हुई इनकम या फिर जो इंडिया से कंट्रोल होती हो, सिर्फ इन दोनों चीजों के ऊपर मिलाकर आरएनओआर के केस में टैक्स लायबिलिटी बनती है। और नॉन रेजिडेंट के केस में इंडियन इनकम ओनली, राइट? तो इस केस में जो इंडिया में अर्न या रिसीव होती है सिर्फ उसी के ऊपर ही टैक्स लगता है, फॉरेन इनकम पर इंडियन टैक्स नहीं लगता। इनकम नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ टोटल इनकम। अब कौन कौन सी इनकम ऐसी होती है जो हमारी एग्जेम्प्ट होती है, जो टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनती, जैसे कि हमारी एग्रीकल्चरल इनकम जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके अलावा स्कॉलरशिप इनकम, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम फर्म, सर्टेन लाइफ इंश्योरेंस रिसीट्स, ये इनकम हमारी एग्जेम्प्ट होती है, राइट? कमिंग ऑन टू द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। सबसे पहला हमारा न्यूमेरिकल आता है रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर। हमारी प्रॉब्लम ये है कि मिस्टर डी स्टेड इन इंडिया फॉर 190 days ड्यूरिंग पीवाई। पीवाई इज प्रीवियस ईयर। डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस। तो रूल क्या कहता है कि अगर कोई पर्सन 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहता है तो वो रेजिडेंट माना जाता है। यहाँ पे स्टे हमारा 190 डेज का है, तो इसीलिए मिस्टर डी जो है वो रेजिडेंट इंडिविजुअल होंगे, राइट? नेक्स्ट इज ऑन स्कोप ऑफ इनकम रेजिडेंट। इसके अंदर हमने प्रॉब्लम लिया कि एक रेजिडेंट है जो कि अर्न करता है इंडिया में ₹4 लाख और इनकम आउटसाइड इंडिया उसकी होती है 1,50,000। हमें कंप्यूट करना है उसका टोटल इनकम, राइट? स्टूडेंट्स, रेजिडेंस के केस में ग्लोबल इनकम हमारा टैक्सेबल होता है, तो हमारा टोटल इनकम कितना हो गया? 4 लाख रुपीज प्लस 1,50,000। तो हमारा जो टैक्सेबल इनकम बनेगा वो 5,50,000 का बनेगा। इनकम नॉट फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ टोटल इनकम। अब इसके अंदर हमारा क्या है कि मिस्टर ई ने अर्न किया 1,20,000 एज स्कॉलरशिप एंड ₹3 lakhs एज सैलरी। हमें टोटल इनकम कंप्यूट करनी है। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि कुछ इनकम हमारी टोटल इनकम से एग्जेम्प्ट होती है, जिसमें स्कॉलरशिप वाज आल्सो वन ऑफ द पार्ट। तो हमारा यहाँ पे जो मिस्टर ई अर्न कर रहे हैं 1,20,000 थ्रू स्कॉलरशिप, वो हमारा एग्जेम्प्ट हो जाता है। थ्रू सैलरी उनको 3 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो इनकी जो टोटल इनकम होगी जो हमें कैलकुलेट करनी है, कंप्यूट करनी है, वो सिर्फ 3 लाख रुपीज ही बनेगी। एंड दिस इज वेयर वी फिनिश आवर यूनिट 2 एज वेल। सो अब हम यूनिट 3 पे आते हैं, विच इज हेड्स ऑफ इनकम।
इस यूनिट में हम 2 इम्पोर्टेंट हेड्स कवर करेंगे। एक तो इनकम फ्रॉम सैलरीज़ और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये दोनों हेड्स एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हाईली स्कोरिंग होते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द यूनिट हेड्स ऑफ इनकम। इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग इनकम के 5 हेड्स होते हैं, राइट? जिसमें जो कि हम यूनिट 3 में अब पहले 2 हेड्स डिटेल में पढ़ेंगे और फिर बाकी के हम यूनिट 4 में पढ़ेंगे। इसमें आता है हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, देन बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस। नाउ लेट्स सी व्हाट इज इनकम फ्रॉम सैलरीज। सैलरी का मतलब सिर्फ बेसिक पे नहीं होता। इनकम फ्रॉम सैलरीज में इंक्लूड होता है सैलरी, वेजेस, एन्युटी, पेंशन, ग्रेचुइटी, बोनस और कमीशंस। इम्पॉर्टेंट रूल हमें यहाँ पे ये याद रखना है कि सैलरी हमारी टैक्सेबल होती है जब वो ड्यू हो जाए या रिसीव हो जाए, इन दोनों में से जो भी पहले होगा। ऑल्सो सैलरी तभी टैक्सेबल होती है जब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता हो। अगर ये रिलेशनशिप नहीं है तो इनकम सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होगी। कंपोनेंट्स ऑफ सैलरीज देख लेते हैं हम। सैलरी के जो मेन कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं बेसिक सैलरी, डीएनएस अलाउंस, बोनस, कमीशन, प्री रिक्विजिट्स एंड अलाउंसेस। इन सबको मिलाकर हम ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करते हैं। अलाउंसेस इसको पढ़ लेते हैं। अलाउंसेस का मतलब होता है एम्प्लॉयर द्वारा दिया गया एक्स्ट्रा पेमेंट जो सैलरी के साथ ही मिलता है। कुछ अलाउंसेस हमारे फुली टैक्सेबल होते हैं और कुछ पार्टली एग्जेम्प्ट और कुछ फुल्ली एग्जेम्प्ट भी हो सकते हैं। कौन कौन से अलाउंसेस होते हैं? जैसे जो हमारे टैक्सेबल हैं उसके अंदर हमारा आता है डीए विच इज डीएनएस अलाउंस एंड एचआरए हाउस रेंट अलाउंस जो कि पार्शियली हमारा एग्जेम्प्ट होता है। एंटरटेनमेंट अलाउंस भी हमारा एक होता है जो कि अगेन टैक्सेबल होता है। एचआरए हमारा पार्शियली एग्जेम्प्ट होता है विच इज सब्जेक्ट टू कंडीशंस। अगेन एग्जाम में ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जनरली आ जाता है कि पार्शियली एग्जेम्प्टेड, फुल्ली एग्जेम्प्टेड वाला क्वेश्चन, राइट? जो हमारा ट्रैवल अलाउंस होता है वो हमारा कंडीशंस अप्लाई के साथ एग्जेम्प्ट होता है। मोस्ट प्रोबेबली ये एग्जेम्प्टेड ही होता है बट कुछ में कंडीशंस अप्लाई हो जाती हैं। देन अनदर पार्ट ऑफ अ सैलरी इज प्री रिक्विजिट्स। अब प्री रिक्विजिट्स का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि सैलरी के अलावा एम्प्लॉयर द्वारा दी गई फैसिलिटीज। अब वो फैसिलिटीज कौन कौन सी हो सकती है? जैसे रेंट फ्री अकोमोडेशन, आपको रहने के लिए जगह मिल जाती है जिसका आपको कुछ रेंट नहीं देना है, मोटर कार फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटीज, या फिर ईसॉप्स। ईसॉप्स आर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, राइट? तो ये फ्री एजुकेशन भी इसका पार्ट हो जाता है। ये भी सैलरी इनकम का पार्ट होती है, राइट? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जो भी आपको इनकम मिलती है आपकी बिल्डिंग्स या लैंड्स से, अपार्टमेंट से, उन सबको हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कहते हैं। यहाँ पे जो ओनर है वो लीगल ओनर होना चाहिए। तो जब हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं ये इनकम तब टैक्सेबल होती है जब प्रॉपर्टी बिल्डिंग या लैंड हो और इसका जो ओनर है वो लीगल ओनर हो। प्रॉपर्टी का यूज रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल उससे फर्क नहीं पड़ता है, दोनों ही केसेस में इनकम टैक्सेबल होती है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी हमारी 3 टाइप की होती है: सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, लेट आउट प्रॉपर्टी एंड डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। हर केस का कैलकुलेशन थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे कि जब हम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ये वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें ओनर खुद रह रहे हो। इस केस में जो हमारी एनुअल वैल्यू है वो तो निल हो जाती है और सिर्फ जो इंटरेस्ट ऑन लोन डिडक्शन होता है वो अलाउड होता है, राइट? नेक्स्ट इज लेट आउट प्रॉपर्टी। लेट आउट प्रॉपर्टी वो होती है जो रेंट पर दी जाती है, राइट? इसमें हम कैलकुलेट करते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू, म्युनिसिपल टैक्सेस, स्टैंडर्ड डिडक्शंस अगेन एट द रेट ऑफ 30% एंड इंटरेस्ट ऑन लोन। इसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकलती है। एंड देन इज डीम्ड टू बी लेट आउट, जिसमें लीगली अज्यूम कर दिया जाता है कि ये लेट आउट होगी, तो इसका कैलकुलेशन भी लेट आउट प्रॉपर्टी के तरीके से ही होता है।
डिडक्शंस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से दो मेजर डिडक्शंस मिलते हैं, एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन विच इज 30% एंड नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। ये डिडक्शन स्टैट्यूटरी होते हैं और एक्चुअल एक्सपेंसेस से रिलेटेड नहीं होते। कमिंग ऑन टू न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, पहले बात करते हैं सैलरी के न्यूमेरिकल, जिसमें गिवन है हमारी बेसिक सैलरी 30,000 पर मंथ, डीए 5,000 पर मंथ एंड बोनस 20,000 एनुअल। तो हमें क्या कंप्यूट करना है, हमें टोटल सैलरी इनकम कंप्यूट करनी है। तो सबसे पहले हम एनुअल सैलरी निकाल लेते हैं विच इज बेसिक सैलरी। तो 30,000 इंटू 12 कम्स आउट टू बी 3,60,000। डीए भी हमारा 5,000 इंटू 12 करके 60,000 आता है। बोनस हमें क्योंकि एनुअली मिल रहा है तो वो 20,000 ही रह जाता है। तो टोटल हमारी जो सैलरी आती है वो आती है 3,60,000 प्लस 60,000 प्लस 20,000 विच इज 4,40,000, and this is how we are able to compute our salary income. Then is house property में self occupied का एक न्यूमेरिकल है। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के केस में हमारी एनुअल वैल्यू निल होती है विच इज व्हाट वी हैव स्टडीड। प्रॉब्लम है कि इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसेज 1,80,000। हमें कंप्यूट करना है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो एनुअल वैल्यू हमारी निल होती है, तो डिडक्शन जो है वो सिर्फ इंटरेस्ट का होगा विच इज 1,80,000। तो हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना हो जाएगा, माइनस 1,80,000। ये लॉस फ्यूचर इनकम के साथ सेट ऑफ हो जाता है, राइट। हमेशा जो हमारा लॉस है हाउस प्रॉपर्टी में वो आता ही है, जो कि हमारी फ्यूचर इनकम के साथ सेट ऑफ हो जाता है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज ऑन लेट आउट प्रॉपर्टी। यहाँ पे हमें प्रॉब्लम मिला है कि एनुअल रेंट हमारा 2,40,000 है, म्युनिसिपल टैक्सेस हमारे 20,000 है और हमें कंप्यूट करना है इनकम फ्रॉम दी हाउस प्रॉपर्टी। तो नेट एनुअल वैल्यू हमारी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2,40,000 minus the municipal taxes which is 20,000. So it comes out to be 2,20,000. इसमें हम स्टैंडर्ड डिडक्शंस लगाते हैं 30% का, तो हमारा आ जाता है 66,000। तो हमारी इनकम कितनी हो गई, 2,20,000 माइनस 66,000 विच इज 1,54,000। ये हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गया। एंड दिस इज वेयर वी फिनिश आर दिस यूनिट एज वेल। कमिंग ऑन टू यूनिट 4, ये हमारा कंटिन्यू हो रहा है हेड्स ऑफ इनकम में। जो हमारे बाकी के 3 इंपॉर्टेंट हेड्स बचे हैं हम उनको डिस्कस करेंगे इसमें। तो इसमें हम कवर करेंगे प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये यूनिट न्यूमेरिकल्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, जो भी प्रॉफिट हमें यहाँ पे अर्न होता है वो प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन के अंडर टैक्सेबल होता है। यहाँ पे बिजनेस का मतलब होता है ट्रेड, कॉमर्स या मैन्युफैक्चरिंग करना, और प्रोफेशन का मतलब होता है जैसे लॉ, मेडिसिन, अकाउंटेंसी, टीचिंग एटसेट्रा। इसके अंदर हमारा क्या क्या इंक्लूड होता है, प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेड, प्रोफेशन इनकम एंड कॉम्पनसेशन रिसीट्स। स्टूडेंट्स, अब हम स्पेसिफिक बिजनेस प्रोविजंस को डिटेल में समझते हैं। इनकम टैक्स एक्ट में कुछ बिजनेसेस के लिए स्पेशल रूल्स बनाए गए हैं ताकि उनकी इनकम प्रॉपर्ली कैलकुलेट हो सके। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेक्यूलेशन बिजनेस की। स्पेक्यूलेशन बिजनेस वो होता है जहां एक्चुअल डिलीवरी नहीं होती, सिर्फ प्राइस डिफरेंस के बेसिस पर सेटलमेंट हो जाते हैं, राइट। जैसे एग्जांपल के लिए हम समझ सकते हैं कि शेयर मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग हो जाती है। इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ये है कि स्पेक्यूलेशन लॉस सिर्फ स्पेक्यूलेशन प्रॉफिट के साथ ही सेट ऑफ होता है, नॉर्मल बिजनेस इनकम के साथ नहीं होता। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। गवर्नमेंट ने स्मॉल बिजनेसमैन और प्रोफेशनल्स के लिए ये स्कीम इंट्रोड्यूस की है ताकि उन्हें डिटेल्ड अकाउंट्स मेंटेन ना करने पड़े। तो इस सिस्टम में इनकम अज्यूम्ड या प्रिज्यूम्ड कर ली जाती है, जैसे टर्नओवर का एक फिक्स्ड परसेंटेज। अगर असेसी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन चूज करता है तो जनरली बुक्स ऑफ अकाउंट्स और ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब आते हैं हम मेंटेनेंस ऑफ बुक्स के ऊपर।
इस अकाउंट में इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि कुछ बिजनेसेस और प्रोफेशंस को प्रॉपर बुक्स मेंटेन करनी होती हैं, जैसे कैश बुक, लेजर, बिल्स, वाउचर्स एटसेट्रा। राइट, ये रिक्वायरमेंट तब अप्लाई होती है जब इनकम या टर्नओवर हमारी प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से ज्यादा हो, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है करेक्ट इनकम कैलकुलेशन और टैक्स कंप्लायंसेस को पूरा करना। और लास्ट में आता है हमारा ऑडिट प्रोविजन। जब बिजनेस का टर्नओवर हमारा स्पेसिफाइड लिमिट से एक्सीड कर जाता है, तो असेसमेंट को टैक्स ऑडिट करवाना कंपलसरी हो जाता है। तो ऑडिट का मतलब क्या है? ऑडिट का मतलब होता है अकाउंट्स को एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट से वेरीफाई करवाना। ऑडिट रिपोर्ट को ड्यू डेट से पहले हमें फाइल करना होता है, वरना हमें पेनल्टी भी लग सकती है। राइट, अब हम बात करते हैं कैपिटल गेन्स की। कैपिटल गेन तब अराइज होता है जब कैपिटल एसेट ट्रांसफर होता है। सिंपल वर्ड्स में, जब आप कोई असेट बेचकर प्रॉफिट कमाते हो तो वो कैपिटल गेन होता है। राइट, इसके अंदर हमारे प्रॉफिट जो टाइप्स होते हैं कैपिटल गेन के, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आते हैं। ये क्लासिफिकेशन होल्डिंग पीरियड पर भी डिपेंड करता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स क्या होते हैं? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तब होता है जब असेट शॉर्ट पीरियड के अंदर सेल कर दिया जाता है। तो एसटीसीजी जनरली नॉर्मल टैक्स रेट्स पर टैक्सेबल होता है। और हम जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करते हैं, ये तब होता है जब असेट लॉन्ग होल्डिंग पीरियड की बाद ट्रांसफर होती है। और एलटीसीजी पर जो इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता है, वो और टैक्सेस रेट उसके अलग होते हैं। नेक्स्ट इज कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट का मतलब होता है लैंड, बिल्डिंग, शेयर्स, सिक्योरिटीज एटसेट्रा। लेकिन कुछ चीजें कैपिटल एसेट में नहीं आती। कौन सी नहीं आती? जैसे कि स्टॉक इन ट्रेड और पर्सनल इफेक्ट्स। देन इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब आते हैं हम लास्ट हेड पर इस यूनिट के, जो कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। जो इनकम किसी और हेड में फिट नहीं होती, वो इस हेड के अंडर टैक्सेबल हो जाती है। क्या क्या होते हैं इसके अंदर? क्या एग्जांपल्स हैं? जैसे इंटरेस्ट इनकम हो गई, डिविडेंड हो गया, कैजुअल इनकम, गिफ्ट इनकम। ये सारी इनकम्स हमारी अदर सोर्सेज के हेड के अंदर आ जाती हैं। हमारी नेक्स्ट वी कम ऑन टू द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। फर्स्ट है हमारा बिजनेस इनकम के ऊपर। प्रॉब्लम है नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस है हमारा 3,50,000, और पर्सनल एक्सपेंसेस हैं हमारे 20,000, जो कि हमारे एडेड बैक हैं। राइट, तो पर्सनल एक्सपेंसेस अलाउड नहीं होते, इसलिए हम उन्हें ऐड कर देते हैं। टैक्सेबल बिजनेस इनकम कितना बनता है, ये हमें कंप्यूट करना है। तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा, बिजनेस इनकम है 3,50,000 प्लस 20,000, तो हमारी टैक्सेबल इनकम बैठती है 3,70,000। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। प्रॉब्लम है हमारी, परचेज प्राइस है 2 लाख रुपीज और सेल प्राइस है हमारा 2,80,000। तो सेल्स माइनस परचेज करेंगे तो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकल जाएगा। तो एस टी सी जी इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस परचेज। 2,80,000 माइनस 2 लाख किया तो हमारा आंसर आ गया 80,000। देन इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसके अंदर हमारा प्रॉब्लम है कि इंडेक्स्ड कॉस्ट है हमारी 3 लाख रुपीज की और सेल प्राइस है हमारा 4,50,000 का। हमें कंप्यूट करना है एलटीसीजी। इसमें भी हम यही करेंगे कि हम सेल प्राइस में से कॉस्ट को माइनस कर देंगे। तो 4,50,000 माइनस 3 लाख कम्स आउट टू बी 1,50,000, जो कि हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। नेक्स्ट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। प्रॉब्लम है हमारी, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक मिलता है 25,000 रुपीज और डिविडेंड इनकम है 15,000 रुपीज की। हमें कंप्यूट करना है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो हमने बोला था कि जो भी हमारी इनकम किसी हेड में नहीं आती है, वो अदर सोर्सेज में आ जाती है। इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक हो गया हमारा
25,000 और डिविडेंड, ये दोनों हमारे अदर सोर्सेज के हेड्स में ही आते हैं। इनको हम प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 40,000 रुपीज। एंड दिस इज वेयर वी फिनिश आवर यूनिट 4 एज वेल। And here we come on the last unit, which is unit 5, which talks about set off, deductions and aggregation of income. ये यूनिट में न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन, क्योंकि यहाँ से फाइनल टोटल इनकम निकल के आती है। लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेट ऑफ लॉसेस। सेट ऑफ लॉसेस का मतलब होता है जब हम एक हेड के लॉस को दूसरे हेड के इनकम के साथ में एडजस्ट कर देते हैं। राइट, इनकम टैक्स के एक्ट में सेट ऑफ के बहुत क्लियर रूल्स दिए गए हैं। टाइप्स ऑफ सेट ऑफ दो तरीके के होते हैं, इंटर हेड सेट ऑफ एंड इंट्रा हेड सेट ऑफ। इंटर हेड सेट ऑफ का मतलब होता है जब एक हेड के लॉस को दूसरे हेड की इनकम के साथ एडजस्ट करना, और इंट्रा हेड का मतलब होता है जब हम सेम हेड के अंदर ही एडजस्टमेंट करते हैं। जैसे कि बिजनेस के एक सोर्स से लॉस है और दूसरे सोर्स से प्रॉफिट है, तो दोनों को आपस में एडजस्ट किया जा सकता है, दैट इज इंट्रा हेड। और इंटर हेड सेट ऑफ का मतलब होता है जब हम एक हेड के लॉस को दूसरे हेड के इनकम के साथ एडजस्ट करते हैं, जैसे बिजनेस लॉस को सैलरी इनकम के साथ हम सेट ऑफ कर सकते हैं, विच इज अगेन सब्जेक्ट टू कंडीशंस। कुछ लॉसेस होते हैं जो कि अलाउड नहीं होते हैं सेट ऑफ में, जैसे कि स्पेक्यूलेशन लॉस, कैपिटल लॉस एंड कैजुअल इनकम लॉस। इनके लिए हमें सेपरेट रूल्स अप्लाई करना पड़ता है। नेक्स्ट इज कैरी फॉरवर्ड टू लॉसेस। जब लॉस हमारा करंट ईयर में सेट ऑफ नहीं हो पाता, तो उसे हम फ्यूचर ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। लेकिन कैरी फॉरवर्ड तभी अलाउड होता है जब रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू डेट से पहले फाइल की गई हो। कुछ पीरियड्स होते हैं हमारी कैरी फॉरवर्ड करने के लॉसेस को, जैसे कि बिजनेस लॉस का पीरियड होता है 8 असेसमेंट ईयर्स, कैपिटल लॉस को एडजस्ट करने का पीरियड होता है अगेन 8 असेसमेंट ईयर्स, और स्पेक्यूलेशन लॉस के लिए पीरियड होता है 4 असेसमेंट ईयर्स। ये पीरियड अगेन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। देन इज डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। अब हम बात करते हैं इस डिडक्शन की जो कि ग्रॉस टोटल इनकम से होती है। ये चैप्टर 6A के अंडर आता है। इस डिडक्शन को हम चैप्टर 6A के अंडर ही करते हैं। इन डिडक्शन के बेनिफिट सिर्फ ग्रॉस टोटल इनकम से ही मिलता है। कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं हमारे, कौन कौन से डिडक्शंस आते हैं? एटीसी। एटीसी जो हमारा है बहुत कॉमन डिडक्शन है, जिसके अंदर हमारा LIC, PPF, ELSS, ट्यूशन फीस आ जाते हैं। 80D होता है हमारा मेडिकल इंश्योरेंस का, और 80E होता है हमारा एजुकेशनल लोन इंटरेस्ट का। ये डिडक्शंस हमारे लीगली टैक्स को कम करते हैं और बेस्ट मेथड्स माने जाते हैं। नेक्स्ट इज डीम्ड इनकम। डीम्ड इनकम का मतलब होता है वो इनकम जो एक्चुअली अर्न तो नहीं हुई है, लेकिन लॉ उसे इनकम मान लेता है। अब इसके अंदर कौन कौन से आ जाते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि अनएक्सप्लेन्ड कैश, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, डीम्ड रेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट इज एग्रीगेशन ऑफ इनकम। इसका मतलब होता है जब सब टैक्सेबल इनकम को हम जोड़कर टोटल इनकम बनाते हैं, उसको हम एग्रीगेशन ऑफ इनकम कहते हैं। इस प्रोसेस में हमारा क्लबिंग प्रोविजन भी अप्लाई हो जाता है। तो कौन कौन से हमारे इनकम क्लब होते हैं, जैसे कि माइनर चाइल्ड की इनकम, स्पाउस की क्लबिंग प्रोविजंस भी हमारा ऐड होता है। क्लबिंग ऑफ इनकम का क्या मतलब है? क्लबिंग ऑफ इनकम का मतलब है कि किसी और की इनकम को असेसी की इनकम के साथ हम ऐड कर देते हैं। जैसे हमारा माइनर चाइल्ड की अगर कोई इनकम है, हमारे स्पाउस की कोई इनकम है कुछ सर्टेन केसेस में, तो इसका पर्पस क्या होता है? ये हमारा टैक्स इवेजन को रोकने का हमारा मेजर पर्पस होता है। तो फाइनली ये सब समझने के बाद हमें क्या करना है? हमें कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम देखना है। तो टोटल इनकम कैलकुलेट करने के जो स्टेप्स होते हैं वो क्या होते हैं कि सबसे पहले हम इनकम अंडर ऑल हेड्स कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर सेट ऑफ लॉसेस को अप्लाई करते हैं, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस को एडजस्ट करते हैं, और चैप्टर 6A के अकॉर्डिंग डिडक्शंस को माइनस कर देते हैं। तो हमारी फाइनल फिगर होती है हमारी टोटल इनकम। And finally we come on to the numerical problems of unit 5.
फर्स्ट प्रॉब्लम इज ऑन सेट ऑफ लॉसेस। प्रॉब्लम है कि बिजनेस लॉस हुआ हमें 40,000 का और इनकम फ्रॉम सैलरी हुई हमें 3 लाख रुपीस की। वी हैव टू कंप्यूट दी टोटल इनकम। तो सेट ऑफ जो है वो बिजनेस लॉस सैलरी की अगेंस्ट हम देखते हैं। तो टोटल इनकम हमारा कितना हो गया, 3 लाख रुपीज माइनस 40,000। इसको हम डिडक्ट कर देंगे तो हमारा जो टोटल इनकम हो गई वो हो गई 2,60,000। नेक्स्ट इज कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। प्रॉब्लम है कि कैपिटल लॉस इनकर्ड हुआ प्रीवियस ईयर 2024 टू 25 में। हाउ लॉन्ग कैन इट बी कैरी फॉरवर्ड? हमने अभी पढ़ा है ड्यूरेशन कि हमारा कैपिटल लॉस के केस में ड्यूरेशन होता है 8 असेसमेंट ईयर्स टू कैरी फॉरवर्ड द लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिडक्शन अंडर एटीसी। प्रॉब्लम है कि हमारा ग्रॉस टोटल इनकम है 5 लाख रुपीस का और इन्वेस्टमेंट अंडर एटीसी हुई है 1,20,000 की। वी हैव टू कंप्यूट द टोटल इनकम। तो हम क्या करते हैं कि हम टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम में से हम जितना भी हमने इन्वेस्टमेंट एटीसी में किया होता है उसको हम डिडक्ट कर देते हैं। उससे हमारा टोटल इनकम आ जाता है विच इज 3,80,000 रुपीज। नेक्स्ट इज एग्रीगेशन ऑफ इनकम। क्लबिंग कैसे करते हैं? प्रॉब्लम है कि माइनर चाइल्ड की इनकम 30,000 रुपीज है, पेरेंट की इनकम 4 लाख रुपीज है। हमें टोटल इनकम कंप्यूट करना है तो हम क्या करेंगे, क्लब्ड में माइनर इनकम की, माइनर की इनकम को हम पेरेंट की इनकम के साथ क्लब कर देंगे। तो टोटल आ जाएगा 4 लाख प्लस 30,000 विच इज 4,30,000। एंड दिस इज वेयर वी फिनिश आर यूनिट 5 as well as our entire syllabus on income tax law and practices. आई होप आपको ये सिलेबस, पूरा कोर्स बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। इसके बाद आई विल मेक अ पीपीटी ऑन योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। Thank you so much for learning with BBA Simplified by Dr. Pinky Sharma. Do not forget to like, share, and subscribe for more marathon classes. Thank you so much for watching.